नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। तो मैं आज कुछ बात करना चाहता था। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ही ओपिनियनेटेड हूँ, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है देश के लिए। अब मैं सबसे पहले बात स्टार्ट करूँगा लेफ़्ट इकोसिस्टम से। अब ये लेफ़्ट इकोसिस्टम या वामपंथियों का तंत्र, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि देश में सबसे पहले सरकार बनी थी वकीलों की या कांग्रेस की। 1947 से लेके 2000 तक सेंट्रल में सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी। अब कांग्रेस की सरकार अब जब 50 साल से रहती है 2000 तक, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के वकील, सारे यूपीएससी डिपार्टमेंट, ज़्यादातर लोगों की एक रिलेशनशिप सा बन जाता है। जैसे कि हमने बहुत सारे मूवीज़ में, जैसे 12th फेल में सुना, एक बनी बनाया हुआ तंत्र या बनी बनाई हुई जमावट। इसमें ऐसा होता है कि आप यूपी बिहार में जाएं तो बच्चों को कोई एग्ज़ाम में आंसर लिखवाता है। वैसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का चयन करना हो तो 1947 में शायद कांग्रेस की पहचान का एक भी जज ना हो, बट 1947 से लेकर 75 में पाँचों के पाँचों जज प्राय कांग्रेस की पार्टी को अच्छे से पहचानते, उनके अच्छे से रिलेशनशिप होते, और बाद में जो जजिस का कोलोजियम होता है वो 5 पूरे के पूरे कांग्रेस के रेफरेंस से होते हैं। और छठा सीजेआई जो भी होता है, या जो भी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उसका चयन कांग्रेस के पहचान में ही होता है। वैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में कांग्रेस की पहुंच बहुत अंदर तक है। अब ये वामपंथी तंत्र ऐसा है कि बहुत सारी न्यूज़ और मीडिया फैलाती है, बट ये लोगों ने देश को कहाँ तक नुकसान पहुंचाया। जब ऐसा है कि याकूब मेमन के लिए इतने सारे वकील आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए कि भाई उसको बचा लो, नहीं तो मानव अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा और लोकतंत्र खतरे में है। एक भी वकील हमारे वहाँ ऐसा नहीं कि आतंकवादी का केस लड़ने के बाद बार काउंसिल उसको निकाल देती है या सारे वकील उसका बहिष्कार कर देते हैं। अगर देश को सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने पहुँचाया तो वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, सारे घपले, स्कैम्स सिस्टमेटिकली। तो 2000 तक तो ऐसा था कि हमको कुछ पता भी नहीं था। जैसे कि कांग्रेस वक्फ बोर्ड लाया, पर एलएलबी के कोर्स में वक्फ बोर्ड पढ़ाया भी नहीं जाता, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 1965 से वक्फ बोर्ड एक्ट जो आया उसके बारे में एक भी बात नहीं की। अब मैं ये वामपंथी तंत्र के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये कितना अंदर तक घुसा हुआ है और इसकी पहुँच कहाँ तक है, देश के बाहर तक। अब आप बहुत बार सुनते होंगे कि ध्रुव राठी ने बीजेपी की बैंड बजा दी, या ध्रुव राठी ने 1 मिनट में ही पूरे बीजेपी को हिला दिया। आप देखते हैं तो ध्रुव राठी के 20 मिलियन फॉलोअर होंगे या 4 मिलियन व्यू होंगे 2 दिन में। तो सत्य तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर ध्रुव राठी के ही वीडियो क्यों 4 मिलियन पहुंचते हैं। अब बात आप ऐसे बोल देंगे कि ध्रुव राठी सत्य बोलता है और उसको वीडियो वायरल हो जाता है। ऐसा नहीं है, वीडियो वायरल नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ। ये सारे इंटरनेट के प्लेटफॉर्म है। अब इंटरनेट का जगत पूरा गणित शास्त्र, मैथमेटिक्स पे, एल्गोरिदम पे चलता है। एल्गोरिदम में ऐसा होता है कि उनको जो वीडियो चलाना है वही चलता है, उनको जो आपको यूट्यूब को आपको जो दिखाना है वही चलता है। फेसबुक, मेरे जैसे आदमी अगर कल मैंने इस्लाम के अगेंस्ट कुछ बोल दिया या मैंने किसी को गाली दे दी तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। पर ध्रुव राठी पूरे के पूरे सिस्टम के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, पर उसका वीडियो ज़्यादा चर्न होता है। ट्विटर में राना अयूब जैसा कोई भी कुछ नॉनसेंस लिख देगी, बट फिर भी ट्विटर के एल्गोरिदम में राना अयूब का ट्वीट घूमता रहेगा। अब ये एल्गोरिदम में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप इंस्टाग्राम में जाएंगे तो इंस्टाग्राम में आप थोड़े पैसे देंगे तो वो पैसे से इंस्टाग्राम आपका अकाउंट ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। तो वो कैसे करता है? एल्गोरिदम के हिसाब से, क्योंकि आपने इंस्टाग्राम को कुछ पैसा दिया। इंस्टाग्राम आपके फॉलोअर्स या व्यू बढ़ाने के लिए आपसे पैसे लेता है। वो एल्गोरिदम यूट्यूब में भी चलता है ध्रुव राठी का वीडियो चलाने के लिए, और वो एल्गोरिदम ट्विटर पे भी चलता है। और ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब हमारा लोकतंत्र कंट्रोल करते हैं। हम क्या देखें वो डिसाइड करते हैं। ध्रुव राठी क्या बोलना चाहता है वो डिसाइड करते हैं। वो हम क्या सुने वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर हमने किसी ने, जैसे कि अगर आप एक प्रवीण मोहन करके एक आदमी है, वो पिछले 6 साल से उसने 5-6 साल बाद
चैनल बनाई। अब उसका कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं, पर उसकी चैनल बार बार बहुत सारे मुसलमान रिपोर्ट करते हैं, बार बार उसकी चैनल बंद हो जाती है और वो नए सिरे से अपनी चैनल बनाता है। तो ये हुआ अल्गोरिदम। अगर आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि पाकिस्तान की कोई लड़की डांस कर रही है और उसका वीडियो वायरल होगा। कुछ भी इंटरनेट की दुनिया में आकस्मिक नहीं होता। इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ प्रोग्राम्ड होता है। वो जो चाहेगा, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग जो चाहेगा वही आप देखेंगे। आप जो ट्विटर वाला चाहेगा, राना अयूब का ट्वीट वही आप सुनेंगे। क्या ट्रेंडिंग है, ट्विटर जो चाहेगा वही ट्रेंडिंग होगा, ट्विटर नहीं चाहेगा तो वो ट्रेंडिंग नहीं होगा। तो यूएस के सॉफ्टवेयर कंपनीज़ और यूएस का पॉलिटिकल सेंटर यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। अब यूएस, गल्फ़ कंट्रीज़, चाइना नॉर्थ ईस्ट में फंडिंग कर रहा है गन्स और वेपन के लिए। कश्मीर में पाकिस्तान, पंजाब में पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, वो अलग हो जाए। अब बहुत बार आप देख रहे होंगे कि लोग कर्नाटका और तमिलनाडु के लिए अपना राज्य का ज़्यादा बोल रहे हैं भारत से ज़्यादा। उनको कन्नड़ और तमिल की भाषा का ज़्यादा प्रेम आ रहा है। तो ये सारा फंडिंग होता है बाहर की कंट्री से एनजीओ के थ्रू, और वो एनजीओ के थ्रू यूट्यूब और फेसबुक वो सारे उनके विचार आपको दिखाते हैं, बार बार आपको दिखाते हैं, और वो बाद में एक बार आपके लिए सत्य बन जाता है, भले आपके पास प्रूफ हो ना हो। तो ध्रुव राठी, जैसे कि मैं बहुत एक इजी सा एग्जांपल देता हूँ। कल आप में बहुत सारे आप टैलेंटेड दोस्तों को जानते होंगे। मुनावर फारूकी जैसे आदमी ने, उसमें कोई टैलेंट नहीं है, पर फिर भी उसने सिर्फ प्रभु रामचंद्र के अगेंस्ट कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की, उसने गलत बातें बोली, इसलिए लेफ़्ट इकोसिस्टम ने उसको कॉमेडियन में से उठा के उसको बिग बॉस में लाए, उसका मार्केटिंग किया। कल सेलिब्रिटी मैच में वो सचिन तेंदुलकर के सामने खेल रहा है और सचिन तेंदुलकर भी उसका बहिष्कार नहीं कर रहा है। बॉलीवुड में उनकी पहुंच है। तो ये बात हुई लेफ़्ट इकोसिस्टम की। अब आते हैं लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ये ध्रुव राठी, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ये रविश कुमार। तो ये लोगों को मैं बात बोलना चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट इकोसिस्टम या ये वामपंथी मीडिया ने, रविश कुमार तो खुद यूपी बिहार के कल्चर से इतने ज़्यादा अवगत है, वो लोगों ने लालू प्रसाद ऑलरेडी घासचारा कौभांड में कन्विक्ट हुए। एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को वो लोगों ने कॉमेडियन दिखा रहे हैं। अब हम खुद ही यूपी बिहार का सत्य जानते हैं कि वहाँ पे हम तो सेफ़ नहीं थे अगर हम टूरिस्ट और ट्रैवलर जाते थे। आईएएस की पत्नी को लोगों ने ज़बरदस्ती बलात्कार किए, पुलिस वाले की पत्नी लोगों ने एक वीक तक रखी है, खुलेआम रोड पे पुलिस वालों के हत्या हुई है, अपहरण हुई है। चीफ मिनिस्टर जब लालू प्रसाद यादव थे तब इतना सत्ता का नाच चल रहा था कि कोई, और फिर उस टाइम पे रविश कुमार को लालू प्रसाद यादव सिर्फ फ़नी लग रहे थे, उनको तब लोकतंत्र की कोई हत्या नहीं दिख रही थी। लालू प्रसाद यादव को एक कॉमेडियन बताया जा रहा है, पर वो कितने खतरनाक है। आप वहाँ जाके, आपने थोड़े टाइम पहले अगर यूपी में एक लड़की ने एक मुसलमान कैब ड्राइवर को झापट मारा था 4 रास्ते पे, वो लड़की यादव की थी और जिसने झापट खाया वो मुसलमान था। अब ऐसा है कि मुसलमान का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यूपी में, फिर भी यादव की एक सामान्य लड़की का आप डेयरिंग देखिए, गाड़ी में से इंसान को निकाल के वो मार रही है। तो ये ऐसे नहीं आता, वो 10-20 साल के पावर चखने के बाद आता है। तो मेरा यादव जाति से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि रविश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को आज तक विलन नहीं दिखाया कि ये आदमी का क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, ये है वो है। दूसरे हमारे एक और महानुभाव है शरद पवार। शरद पवार के पास इतना पैसा है कि एक भी उसके साथ कोएलिशन करने वाली कांग्रेस पार्टी या जो एक भी आदमी शरद पवार का नाम नहीं ले रहा है कि उसने कितना कौभांड किया। अब शरद पवार का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा, लालू प्रसाद तो फिर भी कन्विक्ट हुआ, फिर भी वो कॉमेडियन है। उसके बाद हम आते हैं कि अभी जो 2024 में इलेक्शन चल रहा है, तो ये धीरूभाई अंबानी के सुपुत्र है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ऐसा हुआ कि मुकेश अंबानी ने अपने लड़के की शादी किया और राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि अदानी अंबानी। अब मुकेश अंबानी तो पहले से ही धर्मांध व्यक्ति के पुत्र थे, तो धीरूभाई अंबानी किसके टाइम पे सबसे रिच बने? कांग्रेस के टाइम पे। तो क्या लॉजिकली जिस तरीके से आज कांग्रेस बोल रहा है या राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अदानी को मोदी ने बनाया, तो क्या धीरूभाई अंबानी को इंदिरा गांधी ने बनाया या कांग्रेस ने बनाया? चलिए जाने दें, पर हम लॉजिकली ये बात पे आते हैं कि वेस्ट बंगाल में
ममता बनर्जी के बाद अगर कोई पावरफुल आदमी है तो वो मुकेश अंबानी है। उनका उतना एक्सपोर्ट होता है, ना सिर्फ मुंबई में पर वेस्ट बंगाल में भी। बीच में ही मुकेश अंबानी ने ये बोला कि मैं वेस्ट बंगाल में 20,000 करोड़ और पैसे का मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। ममता बनर्जी ने टाटा को ना बोल दिया पर अंबानी को ना नहीं बोला। तो वेस्ट बंगाल का जब 2020 या 19 में इलेक्शन था तब मुकेश अंबानी ने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी को। और बाद में जो भी सिचुएशन हुई वो सारी सिचुएशन तो हमको पता ही है, बट ऐसा है कि ममता बनर्जी भी अंबानी का नाम नहीं लेती। अब ऐसा चल रहा है कि जब अभी 2024 का टाइम है, अंबानी ने अपने बेटे की शादी, शायद वो जामनगर का मार्केटिंग भी कर रहे होंगे, वो बैटरी का एक नया यूनिट डालने वाले होंगे, इतने सारी जॉब्स देने वाले। एंड उनकी बात हम करें तो ये देख सकते हैं कि कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ और चल रहा है और कुछ और दिखा रहा है। जैसे कि कांग्रेस के टाइम पे धीरूभाई अंबानी सबसे पैसे वाले बने, पर आज सिर्फ अदानी का नाम लिया जाता है। चलिए मान लीजिए कि मोदी जी का अदानी से भी कुछ होगा, पर मोदी जी ने परिवारवाद तो नहीं किया। चलो मोदी जी मान लीजिए, उन्होंने बहुत सारी। अब एक और चीज़ हम बात करते हैं महंगाई के बारे में। जैसे कि ये लेफ्ट अरुंधति रॉय बार बार या ये रविश कुमार महंगाई के बारे में बात करते हैं। अब महंगाई में ऐसा है कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से किसी को भी पता चलता है कि जितने ज़्यादा लोग उतनी महंगाई। अब भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़ हो गया है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना रविश कुमार ना बरखा दत्त को इंडिया के पॉपुलेशन 140 करोड़ से होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको गैस सिलेंडर 900 रुपये होने से प्रॉब्लम है। क्यों? यूज़र ज़्यादा है तो चीज़ें महंगी ही होगी ना। बहुत सप्लाई और डिमांड का बहुत बेसिक कंसेप्ट है। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब हल्द्वानी का मामला होता है तो बोलते हैं कि हम मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, राइट टू लाइफ, और वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके सर पे छत नहीं होगी, ये वो। तो चीफ जस्टिस जिनके टैक्स के पैसे खा रहे हैं और जो 5 लोगों ने उनको नियुक्त किया है, उनका भी ये जो सारा सिस्टम हमारे टैक्स से चल रहा है, वो 140 करोड़ लोगों की उनको नहीं पड़ा, पर वो बाहर के घुसपैठियों की उनको पड़ी। तो ये जो वामपंथी तंत्र हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हमारे हाई कोर्ट में घुसा हुआ है, हमारे वकीलों के बार काउंसिल में घुसा हुआ है, मीडिया में घुसा है, ट्विटर में, फेसबुक में, यूट्यूब में, और ये लोग जो हमको दिखाना चाहते हैं हम वही सत्य देखते हैं। जैसे कि बहुत फ़नी चीज़ है, 1984 का पूरा जो चीज़ हुआ सिखों के विरुद्ध, वो करवाया राजीव गांधी ने, और आज